नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आप एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 100 तक हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आगे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, या प्लेलिस्ट में जाएंगे या वीडियोज़ में जाएंगे चैनल पर, तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो 100 तक हमने आपका अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए थे। उसके आगे के हम आपको समझाने हैं, तो ध्यान से उसी क्रम में समझते हुए उसी कंसंट्रेशन के साथ आपको क्या है समझना है। ठीक है, तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आपका 100 के बाद सीधा 108वां अनुच्छेद है जो किससे संबंधित है। देखो, जो 100 तक हमने आपको बता दिए थे उसी के आगे 108 से आपको शुरू करते हैं। ठीक है, तो 108वां जो अनुच्छेद है वो किस से संबंधित है। 108 अनुच्छेद में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जो कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसमें दोनों सदनों की क्या है, सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट करना क्या है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता कौन है, ये करना है कमेंट आपको। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, उसको कौन संबोधित करता है, यानी कि उसमें बात कौन करता है। ठीक है, वो चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक जो होता है उसके विषय में जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, 110 क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। 110 जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस हिसाब से कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ठीक है, 111 का है, विधेयकों पर अनुमति। अनुमति कौन देता है विधेयकों पर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, आपको एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि जो धन विधेयक है इसका निर्धारण कौन करता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके पास हो गए, आपको कमेंट करके तीनों क्वेश्चन बताने हैं। 112 जो अनुच्छेद है वो बताता है आपको, 112 जो अनुच्छेद है वो क्या बताता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जो पूरा वर्ष भर का वित्तीय विवरण है वो कौन से अनुच्छेद के तहत बताया जाता है, तो 112 के अंतर्गत। 118 क्या है, प्रक्रिया के नियम, यानी जो प्रक्रिया है वार्षिक वित्तीय वित्त की, उसकी जो प्रक्रिया है उसके नियम क्या क्या हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका किससे संबंधित है, 120 अनुच्छेद। सीधा सीधा संसद के सब में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इंपॉर्टेंट ये भी है। संसद में कौन सी भाषा प्रयोग करी जाएगी इसके विषय में प्रावधान अनुच्छेद 120 के अंतर्गत है। ठीक है, 123 में है, संसद विश्रांति काल में संयुक्त राष्ट्रपति की अध्यक्ष शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो अध्यक्ष शक्ति होती है वो यूज़ करना, 123 के अंतर्गत। 124 फिर से इंपॉर्टेंट है, क्या है 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं उसका गठन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 124 के अंतर्गत। जितने भी रेड बॉक्स में होते हैं उनको जरूर याद किया करो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे आपके अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों का वेतन, यानी जो उच्चतम न्यायालय के या हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं या न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन के बारे में, जजों के बारे में। ठीक है, वकील नहीं सॉरी, जजों के बारे में जो वेतन के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, ठीक है, 126 में क्या है, कार्य तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति किसके अंतर्गत है, 126 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना आपने। 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, जो न्यायमूर्ति होंगे उनकी नियुक्ति, कार्यकारी वाले 126 के तहत, तदर्थ वाले 127 के तहत। 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, जो रिटायर्ड जो जज होंगे उनकी जो उपस्थिति होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, 128 के अंतर्गत। 129 के अंतर्गत क्या आएगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बहुत फिर से इंपॉर्टेंट है। 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय होना। अभिलेखीय न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो जिनके निर्णय पहले से हो चुके हैं और उन्हें क्या है एक आइडल के तौर पर क्या है यूज़ करा जाता है। ठीक है, 130 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन फिर से कमेंट करना है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये उसके बाद अगला है 131, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, की जो प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारिता है उच्चतम न्यायालय की वो किस अनुच्छेद के तहत बताई गई है, तो 131 के तहत। उसके बाद 137 में क्या है, निर्णय एवं आदेशों पर पुनर्वलोकन, यानी पुनः अवलोकन करने की शक्ति है निर्णय और आदेशों पर, वो सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, तो 137 के तहत।
143 फिर से इम्पोर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो 143 की, यानी कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से 143 के तहत क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। और ये डिपेंड करता है किस पर, एससी पर, कि उसको सलाह देनी है या नहीं देनी है। ठीक है। 144 क्या है, सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, यानी जो सिविल और न्यायिक पदाधिकारी होंगे वो उच्चतम न्यायालय की किस तरह से सहायता कर सकते हैं 144 के तहत। ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 148 पे आते हैं सीधा। 148 जो है वो फिर से इम्पोर्टेंट है। कैग, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 148 से 151 तक चलता है पूरा। ठीक है। तो 148 याद रखना। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ 149 में आती हैं। ठीक है। उसके बाद संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप जो होगा वो 150 के अंतर्गत आएगा। 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल, फिर से इम्पोर्टेंट आ गया कि राज्यपाल की जो उल्लेख है वो 153 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब यहाँ से राज्य शुरू हो जाएगा, भाग 6 शुरू हो जाएगा, क्योंकि 152 से, क्योंकि आपको पता है 152 से 151 तक क्या था, संघ, भाग 5, भाग 6वां शुरू हो गया यहाँ से। 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल, वहाँ राष्ट्रपति से शुरू हुआ था संघ में। भाग 6 है राज्य से संबंध, तो राज्यों के राज्यपाल से शुरू होगा। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अब किसकी शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। वहाँ क्या थी, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति से शुरू होती थी, यहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है या किस तरह से होती है, वो पूरा जो है 155 में है। आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है कमेंट में। ठीक है। 156, अगर आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत होती है तो आपके मोबाइल में जो क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होता है वो बढ़ा लिया करो थोड़ा, रिकॉर्डिंग में हो सकता क्वालिटी घट जाती हो। वैसे हम कोशिश करते हैं कि घटे ना। ठीक है। वीडियो को पूरी अच्छे से देखा करो, जिन क्वेश्चन को बोला जाता है उनका कमेंट किया करो जरूर, जिससे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है। बीच बीच में आप बोर नहीं होगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें को ट्रिक नहीं बना सकते अपन। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हम उन पर रेड कलर का क्रॉस लगा देते हैं या बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो राज्यपाल की जो पदावधि है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 156 के अंतर्गत। पदावधि की, इसका कितनी अवधि, राज्यपाल की पदावधि कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक बना देगा। ठीक है। 157 में क्या है, राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हता, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है। 158 राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं वो आवश्यक जो शर्तें हैं वो होनी चाहिए, जो हैं वो 158 की। 159 में क्या, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ लेने का जो प्रावधान है वो 159 में है। ठीक है। शपथ के बारे में वीडियो बनी रखी है कि कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्यागपत्र देता है। ठीक है। आप देख लेना इसमें वीडियो में, हो सकता है आपको लिंक मिल जाए। 163 में क्या, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत, पढ़ा है आपने पहले अनुच्छेदों में। ठीक है। दूसरी वीडियो में यहाँ इसी प्रकार 163 के तहत राज्यपाल को भी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। 164 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जो मंत्री होंगे उनके बारे में अलग से कुछ उपबंध होंगे, वो 164 के तहत बताए गए हैं। 165 में क्या है, जैसे संघ में महान्यायवादी था, उसका आपको अनुच्छेद क्या करना है, कमेंट करना है। यहाँ ऐसी राज्य में महाधिवक्ता होता है 165 के तहत। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 166 में क्या है, राज्य सरकार का संचालन। राज्य सरकार का संचालन किस तरह से होगा, 166 में बताया गया है आपका। ठीक है। 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जिस तरह से प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे कि राज्यपाल को जानकारी दे। ठीक है। उसके बाद 168 में क्या है, फिर से इम्पोर्टेंट आ गया आपका 168, राज्य के विधानमंडलों का गठन, यानी जो विधानमंडलों का गठन होगा वो 168 के तहत किया जाएगा। ठीक है। राज्य में 170 क्या है, विधानसभाओं की संरचना, इम्पोर्टेंट फिर से है ये कि विधानसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, 170 के अंतर्गत। ठीक है। विधान परिषद भी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से वहाँ पे था सरला याद कराया था 79 81, इसी तरह से यहाँ पे 68 70 और 71, 70 71 याद रखना, 70 में विधानसभा और 71 में विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 172, सीधा 172 में क्या बताया गया है, 172 में आपको 172 में राज्यों की विधानमंडल की अवधि, यानी जो राज्यों का जो विधानमंडल होगा उसकी अवधि कितने साल की होगी, 5 साल विधानसभा की, 6 साल विधान परिषद की, तो उसके बारे में बताया गया। 176 में क्या है, राज्यपाल का
विशेष अभिभाषण यानी राज्यपाल का जो अलग से अभिभाषण होगा वो 176 के अंतर्गत बताया गया है। 177 के अंतर्गत सदनों के बारे में मंत्रियों अधिवक्ता के या महाधिवक्ता के अधिकार, सदनों के बारे में जो महाधिवक्ता और मंत्रियों के जो अधिकार होते हैं वो 177 के अंतर्गत बताया गया है। 178 में बताया गया विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष, जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इसी प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है वो दिए गए हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के 179 के तहत। 180 में क्या है अध्यक्ष के पदों के कार्य एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष के पद पर रहते हुए क्या काम होते हैं, क्या शक्तियाँ होती हैं, वो 180 के तहत बताया गया है। 181 में क्या है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना, यानी कि अगर संकल्प पारित हो गया तो वो अपने पद पर नहीं रहेगा उतने समय के लिए। ठीक है, ये चीज़। 182 क्या बताता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, जिस तरह से राज्यसभा का उपसभापति होता है और सभापति होता है, इसी प्रकार विधान परिषद से का भी क्या है सभापति और उपसभापति। आपको एक क्वेश्चन का कमेंट करना है आंसर कि भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, क्या सभी राज्यों में है या किन्हीं कुछ राज्यों में, तो जिन राज्यों में उनका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 183 में देखते हैं सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने पर उनका पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना जो भी है वो किस में बताया गया 183 में। 184 में क्या बताया गया सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्तियाँ, यानी सभापति अपने पद के कर्तव्यों का पालन व शक्तियाँ किस तरह से दी गई हैं वो 184 के अंतर्गत बताया गया है। 185 में क्या बताया गया है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होने, यानी अगर उनका केस भी चल रहा है पद से हटाए जाने का तो वो अपने क्या है पीठासीन नहीं होंगे उस समय। ठीक है, अनुच्छेद 186 क्या है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति एवं उपसभापति के वेतन और भत्ते, यानी उनके वेतन भत्ते के बारे में 186 के बारे में 186 अनुच्छेद में बताया गया है। 187 अनुच्छेद क्या कहता है राज्य के विधानमंडल का संविचाल, ठीक है, जो विधानमंडल होगा उसका किस तरह से चालन होना है वो 187 के अंदर बताया गया है। 188 में क्या बताया है सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, जो सदस्य होंगे विधानमंडल के उनके सदस्यों की जो शपथ होगी वो 188 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आती जा रही होंगी चीज़ें। तो अगर जैसे नहीं आता है तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम आपको निशान लगाते जा रहे हो, आपको भी उनमें से निकालना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखते जाना, उनको विशेष तौर से पढ़ना है, बाकी स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आपको करते जाइए। ठीक है, अगला देखो 189 क्या कहता है सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति एवं गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति के वहाँ पे भी था गढ़पूर्ति संबंधित तो यहाँ पे भी गढ़पूर्ति संबंधित, तो 189। ठीक है, 199 क्या कहता है सीधा धन विधेयक की परिभाषा, राज्यों में जो विदेश लिखा है सॉरी इसको काट लेना, विधेयक है ये। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा राज्यों के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद विधेयकों को 200 में क्या है विधेयकों पर अनुमति देने का जो प्रावधान है वो 200 में। 202 में क्या है वार्षिक वित्तीय वितरण, राज्यों की बात हो रही है सारी। ठीक है, 213 में क्या है विधानमंडल के अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, वहाँ किसको थी राष्ट्रपति को, यहाँ किसको है राज्यपाल को, पूरा राष्ट्रपति का रूप ही क्या है राज्यपाल है राज्य सरकार में। 214 क्या कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, देखो जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट था ऐसे यहाँ पे क्या है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो है राज्यों के लिए 214, वहाँ 124 यहाँ 214, बस थोड़ा सा फिर है। 124 में सुप्रीम कोर्ट था, इसमें क्या है हाई कोर्ट 214 में। ठीक है, 215 में क्या है उच्च न्यायालय के अभिलेखों का, वहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय थे, यहाँ पर उच्च न्यायालय के में जो अभिलेख न्यायालय माना जाएगा। ठीक है, 216 में क्या है उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन होगा वो 216 के अंतर्गत। 217 में क्या है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तें, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके पद की शर्तें कौन सी में होंगी 217 में। 221 में क्या है न्यायाधीशों की वेतन। ठीक है, 222 में क्या है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, यानी कि एक जगह से दूसरी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो उनका अंतरण हो सकता है। 223 में क्या है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी जो कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगी 223 के अंतर्गत। ठीक है, 223 के अंतर्गत। 224 में क्या है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, और जो न्यायाधीश होंगे उनकी।
आपको कमेंट करके बताना है कि उच्चतम न्यायालय में कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश हैं। ठीक है। 226 क्या है, देखो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये 226। कुछ रिटें निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जो हमने आपको अनुच्छेद 32 पढ़ाया था जिसमें 5 रिटें बताई थी, उन 5 रिटों के लिए आप क्या है, अगर आपको वो रिटें सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत करनी पड़ेंगी, और हाई कोर्ट में दायर करनी तो अनुच्छेद 226 के तहत करनी पड़ेंगी। हाई कोर्ट के पास 6 रिटें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिटें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 100% आपका याद रखना। 231 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है 2 या 3 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, जैसे गोवा और महाराष्ट्र का एक ही है। ठीक है, मुंबई वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है कौन किसके अधीन आता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत के अंदर। ठीक है। 233 क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो जिला न्यायाधीश होंगे वो 233 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, अरे हमें लग रहा है कि आप लोगों को बोरियत होगी, बट ऐसा नहीं है। आपको देखते हुए बस ये साइड लास्ट पेज है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट हमें लगे थे हमने उतने आपके लिए लिख लिए क्या, सॉरी PDF डली थी पुरानी, तो इसी से आपको पढ़ाते जा रहे हैं। तो जितने में हमने रेड बॉक्स बनाया वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करके जाने हैं, बिल्कुल लिख लो ना, चाहे उनको अलग से या उनको पढ़ते जाना। ठीक है, अगला है आपका 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके लिए जो उच्च न्यायालय बना का जो प्रावधान है वो 241 के अंतर्गत है कि कौन सी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा या उनके लिए अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, 243 क्या कहता है, फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपका, पंचायती राज आ गया, देखो 243 से। ठीक है, 243 क्या है, पंचायत नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित, यानी कि पंचायतें 9 भाग में, 9 में नगर पालिका, 9 में सहकारी समितियाँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 243। 244 क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, अब आपको ये अनुसूची कौन सी बताई थी वो बताना है, जो अनुसूची वाली वीडियो बताई थी उसमें बताया था। 248 में क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 248 में क्या है, अवशिष्ट विधायी जो शक्तियाँ हैं वो 248 के तहत बताई गई हैं। 252 में क्या है, 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए जो विधि या कानून बनाया जाएगा वो दोनों की सहमति है, जो वो 252 के अंतर्गत आएगी। 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। कौन सी ऐसी असंगतियाँ होंगी जो संसद अलग से कानून बना दे और राज्य के विधानमंडल अलग से कानून बनाए। 254 में 256 में क्या है, राज्यों की और संघ की बाध्यता, किन मामलों पर राज्य संघ क्या है बाध्य होंगे 256 के तहत। 257 के तहत कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ 257 जो कहता है कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसके तहत राज्यों पर जो संघ है उसका नियंत्रण होगा। ठीक है, 262 कहता है, अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का निर्णय। 2 राज्यों के बीच अगर जल संबंधी विवाद है तो 262 के अंतर्गत निपटाया जाएगा। 263 क्या है, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमने जब दोनों पॉलिटी में और इकोनॉमी में दोनों में पढ़ा है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद यानी कि संवैधानिक निकाय है, ये क्वेश्चन आएगा आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक, तो संवैधानिक है। ठीक है, 263 के तहत। संचित निधि इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाले साहब इंपॉर्टेंट है। 266 में संचित निधि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आकस्मिक निधि का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया। और 269 में संघ द्वारा पोषित संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर जो भी हैं। ठीक है, राज्य केंद्र सरकार वसूलेगी और देगी किसे, राज्य सरकारों को, तो ऐसे कर 269 के अंतर्गत हैं। और 270 के अंतर्गत कौन आते हैं, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए गए कर, यानी संघ इकट्ठा करेगा और दोनों के बीच बांटे जाएंगे ऐसे कर जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके 270 के अंतर्गत। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस तरह की और जो बचे हुए अनुच्छेद हैं वो हम आपको अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। आपको दोनों वीडियो को ध्यान से देखना है जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, पूरे 200 अनुच्छेदों के बारे में
बात करी गई है इसमें 200 से 270 तक। ठीक है, देखो पूरा एक एक हमने आपको अनुच्छेद बताया है, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे उन पे हमने रेड कलर का बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और अगर इस तरह की और भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आपको कमेंट करके बताना, और जितने भी आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, तब तो आपको पढ़ने का कोई मतलब होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपनी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करना है जिसको आपको लगता है कि ज़रूरत है, और जिनको ज़रूरत नहीं है, पेपर नहीं आना है, तो अपनी जो पॉलिटी है ये तो आपको सामान्य ज्ञान है, पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपना अपना जो सजेशन है वो दें। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे नई नई वीडियो के अपडेट्स आप तक समय से पहुंचते रहें। ठीक है, धन्यवाद। सीखते रहिए, खुश रहिए।